स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि धारिता कैसे कैलकुलेट की जाती है और समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के बीच जब प्रावैद्युत रखा जाता है तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ नोटिस की थी कि धारिता आवेश पर निर्भर नहीं करती है और केवल किस पर निर्भर करती है, ज्योमेट्री पर निर्भर करती है। ज्योमेट्री मीन्स फिर से बता देते हैं, रेडियस हो सकता है, एरिया हो सकती है, लेंथ हो सकता है, डिस्टेंस हो सकती है प्लेटों के बीच की। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ हमेशा दो किस्म के होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ध्यान से देखिए, हम सबसे पहले किस पे फोकस करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे पहचानेंगे, इस डेफिनेशन को आप हमेशा याद रखेंगे, ये आगे जाकर प्रतिरोधों में भी काम आएगी। जब आवेश के प्रवाहित होने का एक ही मार्ग उपस्थित होगा तो ऐसे संयोजन को क्या कहा जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। यदि आवेश के जाने के लिए एक ही रास्ता होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सर्किट में, परिपथ में, तो ऐसे संयोजन को क्या कहा जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। तो हम देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है। C1 C2 तथा C3 धारिता के तीन संधारित्र किसमें संयोजित किए गए हैं, श्रेणी क्रम में। तो देखिए, यह है C1 पहला, एक कैपेसिटर मैंने पहले ही बता रखा, दूसरा और तीसरा। तो इसका कैपेसिटेंस C1, इसकी धारिता C2 और इसकी C3। सब में अगर श्रेणी क्रम संयोजन है तो आप ध्यान रखेंगे सभी में आवेश क्या होगा, बराबर होगा। तो श्रेणी क्रम का ट्रेडमार्क ये होता है कि सब में आवेश लगभग क्या होगा, बराबर। और देखिए, पाथ एक ही है और कोई पाथ नहीं है सर्किट में, तो इस क्रम को कहा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश तो समान रहता है लेकिन विभवांतर क्या होता है, बढ़ जाता है। V1 यहाँ है, V2 यहाँ है, V3। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से कुल विभवांतर V बराबर क्या होगा, V1 धन V2 धन V3। तो V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए Q बराबर क्या होता है, CV। तो V बराबर होता है Q बट्टा C। तो C1 के लिए हो जाएगा Q बट्टा C1, V1 के लिए सॉरी, V2 के लिए हो जाएगा Q बट्टा C2। V2 इसके अक्रॉस की वोल्टेज है, C2 के अक्रॉस की। और C3 के लिए क्या हो जाएगा, Q अपॉन C3। तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, कुल Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए, हमने तीन संधारित्र लिए, उसकी वजह से ये इफेक्ट आ रहा है सर्किट में। तो अब हम एक एजम्पशन मान रहे हैं, अगर हम इन तीनों के प्लेस में क्या लगा दें, एक नया कैपेसिटेंस जो क्या हो, सिंगल हो, मतलब उसके अलावा यहाँ तीन लगाने की जरूरत पड़ रही है, हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, एक ही, और उसके बाद भी सर्किट में कोई इफेक्ट ना पड़े। मतलब जो तीन इफेक्ट इन तीनों की वजह से कंबाइंड रूप से आ रहे हैं, अगर एक उसकी वजह से आ रहे हैं तो उसे कहा जाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटर या तुल्य संधारित्र, और उसकी धारिता को कहा जाएगा तुल्य धारिता। तो हमने वही लिखा, C1 C2 और C3 के स्थान पर क्या लगा दिया, एक ऐसा संधारित्र जिसकी धारिता क्या, CS। S का मतलब सीरीज में, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, CS हो तथा परिपथ में कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू CV होता है, C की जगह क्या आ जाएगा, CSV। तो V बराबर क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन CS। तो V बराबर Q अपॉन CS कहाँ रख देंगे, यहाँ पर V का वैल्यू समीकरण 1 में। तो वही क्या है, V का मान समीकरण 1 में रखने पर Q अपॉन CS इक्वल टू Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो Q और Q कैंसिल हो गया, 1/CS इक्वल टू कितना आ गया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जहाँ CS को क्या कहा जाता है, श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता। तो देखिए, अगर तीन संधारित्र आपने श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो उनका तुल्य धारिता क्या होगी, 1 मतलब कंबाइंड जो इफेक्ट आएगा वो ये होगा CS। और इसे कैसे निकालेंगे, 1/CS बराबर 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3। दूसरा क्रम होता है समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यदि परिपथ के सभी घटकों में क्या हो, विभवांतर एक समान हो तो उसे क्या कहा जाता है, समांतर क्रम संयोजन। विभवांतर समान होना चाहिए, ये किसका ट्रेडमार्क है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो देखिए कैसे होता है, C1 C2 C3 इस बार भी थे। देखिए, हमने इस बार यहाँ से लाइन गई, कितने रास्ते हो गए यहाँ पर, तीन। इसका मतलब है ये क्या है, सीरीज नहीं हो सकता। श्रेणी क्रम में हमने कहा था एक ही पथ होना चाहिए जाने के लिए, यहाँ देखिए तीन पथ है, एक पथ, दो पथ और तीन पथ। दूसरी बात, अब अगर श्रेणी क्रम नहीं है तो समांतर क्रम के लिए क्या चेक करेंगे, विभवांतर समान हो। तो देखिए, इस वाले कैपेसिटेंस के ये दोनों पॉइंट यहाँ पर आए हैं, बीच में और कुछ भी नहीं है। इस वाले कैपेसिटेंस के भी वहीं पर आए हैं और इस वाले के भी वहीं पर गए। तो इसका मतलब इन तीनों के कैपेसिटर के दोनों एंड क्या है, सेम पॉइंट्स पर आए हैं, बीच में और कोई भी युक्ति नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, इन तीनों के बीच के विभवांतर समान होगा, और वो विभवांतर किसके बराबर होगा, V के बराबर। यानी C1 C2 C3 इस बार तीनों में क्या होगा,
होगा, विभवांतर समान। श्रेणी क्रम में क्या समान रहता था, आवेश समान रहता था, विभवांतर बदलता था। समांतर क्रम में आवेश बदल जाएंगे लेकिन विभवांतर क्या होगा, तीनों में समान। तो वहां हमने जो समान रहा था याद एक बार, तो अब एक बार और देख लीजिए, श्रेणी क्रम में V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 किया था, और यहाँ क्या बदला है, आवेश। तो आवेश संरक्षण के नियम से Q बराबर क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर CV होता है, तो C1V प्लस C2V प्लस C3V। यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे क्योंकि C1 C2 C3 सबके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, V है, क्योंकि सबके यहीं पर आ रखे हैं। देखो C1 का भी यहाँ पर आया, C2 के भी दोनों एंड यहाँ पर आए हैं, C3 के भी यहाँ पर, तो V कॉमन आ गया। Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, V C1 प्लस C2 प्लस C3। अब हम वही लॉजिक देंगे, C1 C2 और C3 की प्लेस पर हम एक ऐसा कैपेसिटर यूज करेंगे जिससे सर्किट में कोई भी इफेक्ट ना पड़े, और जितना इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट था सेम इफेक्ट वो भी दे। तो हम वही लिखेंगे यहाँ पर, यदि C1 C2 तथा C3 के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र लिया जाए जिसकी धारिता CP का मतलब होगा पैरेलल तो परिपथ में कोई प्रभाव न पड़े, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, CP गुणा V। तो Q का मान क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रखिए, CP इंटू V बराबर V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो CP कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। CP क्या है, समांतर क्रम का तुल्य धारिता, ये प्रतिरोध नहीं है, क्या है, धारिता है, समांतर क्रम की तुल्य धारिता। तो ये ध्यान रखेंगे, समांतर क्रम में अगर तीनों को जोड़ा है तो तीनों सिंपली क्या हो जाएंगे, जैसे 2 3 और 4 को जोड़ा है तो 2 धन 3 धन 4 कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 4 9। तो यानी जो यूनिट है उस यूनिट में तुल्य धारिता आ जाएगी। अब समांतर और श्रेणी क्रम को समझने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है, इनसे रिलेटेड आप जितने एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स में भी हैं कुछ एग्जाम्पल, और जितनी भी रेफरेंस बुक है उसमें से आप पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ही आसान है, पहचानना कैसे हमने बता दिया। श्रेणी क्रम में एक ही पाथ होगा और समांतर क्रम में पोटेंशियल एक होगा, मतलब सारे एक ही एंड पे आए होंगे, मतलब हर कैपेसिटर के दोनों एंड एक जगह पे आए होंगे, बीच में और कोई डिवाइस नहीं होनी चाहिए। नंबर दूसरा, अगर पता चल गया समांतर और श्रेणी तो क्या कैसे सॉल्व करोगे, श्रेणी क्रम में आवेश सब में समान रहेगा और विभवांतर सब में अलग अलग हो सकता है, लेकिन समांतर क्रम में आवेश सब में अलग अलग हो सकता है लेकिन विभवांतर सब में क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरीके से आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के क्वेश्चन जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे एक्सरसाइज में उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, थ्योरेटिकल पार्ट पहले कंप्लीट कर लेते हैं। संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो संधारित्र को आवेशित किए जाने के समय आवेश स्थानांतरण के लिए कृत कार्य, जब आप संधारित्र को आवेशित करते हैं, हमने जब बताया था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं एक प्लेट से और निगेटिव टर्मिनल से बैटरी के दूसरे में पुश होता है। तो ये सारी प्रोसेस करने में क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा। तो जो वर्क डन हुआ, किया गया कार्य ही क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। तो DQ आवेश देने में संभव, हमने छोटा सा आवेश DQ दिया तो छोटा सा कार्य कैलकुलेट कर लेना, DW बराबर VDQ। तो V बराबर होता है, अगर विभव की परिभाषा याद है, W बट्टा प्रति एकांक आवेश में किया गया कार्य। तो DW छोटा कार्य बराबर V इंटू DQ, W बराबर VQ होता है V इंटू DQ। क्लियर। अब पूर्ण आवेशित करने में कृत कार्य, पूर्ण आवेशित का मतलब पहले संधारित्र में कितना आवेश था, 0। अब 0 से कहाँ तक, कैपिटल Q आवेश तक सपोज हमने क्या किया, Q आवेश उसका आखिर में है, तो कुल कार्य DW का समाकलन W समाकलन कर दिया 0 टू Q V DQ। तो W बराबर 0 टू Q, Q बराबर क्या होता है, CV। तो V बराबर Q बट्टा C, यहाँ पर रख दिया DQ, 1 बट्टा C बाहर आ गया, 0 टू Q DQ, इंटीग्रेशन x dx। अगर आपको सूत्र याद होगा तो क्या होता है, x की घात 1 बढ़ जाएगी, बट्टे में n धन 1 भी आ जाएगा, बार बार लिखने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। W बराबर 1/c Q स्क्वायर अपॉन 2, समाकलन 0 से लेकर Q तक लिमिट है। तो अब क्या करोगे, एक बार Q की जगह पर कैपिटल Q रख दोगे, एक बार 0, तो और 2 को हमने बाहर ले लिया, तो 1/2c Q स्क्वायर हो गया, एक बार जब Q की जगह कैपिटल Q लिया, माइनस 0 इसका स्क्वायर 0। तो देखिए कितना आ गया, W बराबर Q स्क्वायर बट्टा 2c, और यही कार्य क्या है, संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो U बराबर कितना हो गया, ऊर्जा को हम पहले भी बता चुके हैं, U से डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्पेशली, U इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2c, ये एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला देखिए, Q बराबर क्या रख सकते हैं आप इसमें, CV, तो रख दिया हमने U बराबर C स्क्वायर V स्क्वायर बट्टा 2c। तो कितना बच जाएगा, 1/2, C से स्क्वायर कैंसिल हो गया, CV स्क्वायर। एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला। तीसरा देखिए, Q बराबर CV होता है, तो C बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा,
क्यू बट्टा वी। तो सी बराबर क्यू बट्टा वी रख दीजिए यहाँ पर। तो 1/2 क्यू बट्टा वी वी स्क्वायर 1/2 क्यू वी। तो 3 फॉर्मूले होते हैं ऊर्जा के, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी। इसे आप याद रखेंगे, जहाँ पर जो वैल्यू दी होगी आप उस हिसाब से इसे यूज करें। और लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी घनत्व हमने पहले ही बताया है, प्रति एकांक आयतन में जो चीज़, अगर जैसे आवेश घनत्व था, लंबाई के लिए अलग था और क्षेत्रफल के लिए अलग था और आयतन के लिए अलग, ऐसी आयतन में अगर ऊर्जा घनत्व की बात करें, ऊर्जा थ्री, इस स्पेस की होती है, ऊर्जा 3 डायमेंशनल में ही देखी जाएगी। तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। तो यूडी बराबर कितना हो जाएगा, यूडी मतलब एनर्जी डेंसिटी, स्मॉल यू है ये, और नीचे से सबस्क्रिप्ट में जो डी लगाया वो डेंसिटी के लिए, बराबर यू क्या है, कुल ऊर्जा जो हमने ऊपर निकाली है, अपॉन वॉल्यूम, कुल आयतन कितना होगा। अब ध्यान से देखिए हम कैसे निकालेंगे इसे। यू बराबर क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर, अभी ऊपर निकाला है ये। तो यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। अब देखिए सी, अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो क्या होता है, एप्सिलॉन 0 ए बट्टा डी लिख दिया, और इंटू वी स्क्वायर। और वी बराबर क्या होता है, ई डी, ये भी बताया जा चुका है पहले। तो यू बराबर हाफ एप्सिलॉन 0 ए बट्टा डी, वी स्क्वायर, ई स्क्वायर, डी स्क्वायर, डी से डी कैंसिल। तो कितना आ गया, यू बराबर हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर ए डी। ए क्या है, क्षेत्रफल किसका, प्लेट का। डी क्या है, प्लेटों के मध्य दूरी। क्षेत्रफल गुणा लंबाई क्या होगा, आयतन। इसे आप ध्यान रखेंगे। अब यू डी बराबर क्या होगा, यू बट्टा वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा, समांतर प्लेट संधारित्र का ए क्षेत्रफल है, प्लेटों के मध्य दूरी डी है, तो ए डी। तो हाफ एप्सिलॉन, यू की जगह पर तो वही रखा, हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर ए डी बट्टा ए डी, ए डी से ए डी कैंसिल। तो यू डी इक्वल टू कितना हो गया, हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन 0 वैद्युतशीलता, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। और इसे आप याद रखेंगे, विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। ये लास्ट चैप्टर में इस बुक के जब हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस समय इतना ही होगा, और आगे के चैप्टर में हम एक और एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे, किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों में उस समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसे आप याद रखेंगे। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट है। 1D ग्राफ जनरेटर अब सिलेबस से हट गया है। तो इन 2 चैप्टरों में से रिलेटेड अब हम अगले कुछ दिन आपको प्रॉब्लम भेजेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। धन्यवाद।